नमस्कार। कहानी बॉक्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर कैलाश बाबू अपने कमरे में गए और अपना बैग निकालने लगे। उन्होंने उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर उठाई। तस्वीर को देखते हुए बोले, कितने अरमान से पाला पोसा था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। ये कहते ही वह रो पड़े, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, ये कमज़ोर पड़ने का समय नहीं है। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, अपनी पत्नी की तस्वीर को बैग में रखा और अपने एक मित्र को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्होंने कहा, अब मैं भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर उनका मित्र राधेश्याम स्तब्ध रह गया। उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। कैलाश बाबू ने केवल इतना कहा, रोज रोज के कलेश से अब मैं तंग आ चुका हूँ। मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जब कैलाश बाबू घर छोड़कर बैग लेकर बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू अपने कमरे में चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वह यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और न ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की जिल्लत और अपमान से परेशान कैलाश बाबू वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनकी वहां कई मित्र हो गए। वह सबके साथ हंसते बोलते बातें करते और रोज सुबह टहलने और व्यायाम करने लगे। धीरे धीरे उन्हें वृद्धाश्रम में ही सुकून मिलने लगा। घर की अपेक्षा वृद्धाश्रम का माहौल उन्हें ज़्यादा अच्छा लगने लगा। वहाँ सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे, जबकि घर में रोज का कलेश उनका दिल तोड़ देता था। वह अक्सर अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, लेकिन अब बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया, जिसके लिए मैंने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। एक दिन कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग कार की ओर देखने लगे। सबने सोचा कि शायद कोई और अभागा बुजुर्ग यहाँ आ रहा है, जिसे उसके बेटे ने त्याग दिया होगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके साथ एक बुजुर्ग महिला थी, जिसकी उम्र लगभग 65 साल रही होगी। महिला ने सर पर पल्लू रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद कार से एक अन्य महिला उतरी, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल थी। उस महिला ने एक बैग बुजुर्ग महिला के हाथ में दिया और कुछ बातें की। बुजुर्ग महिला चुपचाप सुनती रही। फिर वे दोनों कार में बैठकर चले गए। बुजुर्ग महिला कुछ ही देर बाहर खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में चली आई। कैलाश बाबू ने उस महिला को देखा और उन्हें लगा कि वह उसे कहीं से जानते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे। वह महिला हमेशा अपने पल्लू से अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। एक दिन जब वह महिला बागबानी के काम में लगी हुई थी, कैलाश बाबू टहलने निकले। बागबानी करते करते उसका पल्लू सर से सरक गया। महिला का चेहरा देखते ही कैलाश बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे। तभी उनका एक मित्र वहां आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? कैलाश बाबू बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ा टहलने के लिए निकला था। इसके बाद वह अपने कमरे में चले गए। कमरे में बैठने के बाद उनकी नज़रें बार बार उस महिला को ढूंढ रही थी। वह जानते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे वृद्धाश्रम में आना पड़ा। उन्होंने किसी से पूछा, 2 दिन पहले जो महिला यहाँ आई थी वह आज खाना खाने नहीं आई है। इस पर बताया गया कि वह माताजी बहुत दुखी है, वह सुबह से अपने कमरे में रो रही हैं। कैलाश बाबू ये सुनकर परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उस महिला के पास गए। महिला ने उन्हें अपने सामने खड़ा देखा और थोड़ा परेशान हो गई। तभी कैलाश बाबू बोले, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुंची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें
आंसुओं से भर गई थी। ये देखकर कैलाश बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर उस दुनिया से पूछे, क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है? क्या बूढ़े लोगों की कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में खोए कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनकी यारी किनारे से टकराई और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का एक कर्मचारी बोला, अंकल जी, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? दिखाइए, अगर चोट लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। कैलाश बाबू कहने लगे, अरे नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी, बचाव हो गया। इतना कहते हुए कैलाश बाबू प्रांगण में रखी बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे। वह घटना तब की थी जब वह बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पैर में गंभीर चोट आई थी। उनकी बहू ने उस चोट को देखकर भी अनदेखा किया और अपने काम में लगी रही। उनका बेटा रोहन चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम बढ़ा देते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन उधर उधर घूमते रहते हो। रोहन से इतना भी नहीं हुआ कि वह अपने पिता का हाल चाल पूछ ले या चोट पर मरहम पट्टी कर दे। एक दिन जब कैलाश बाबू का चश्मा टूट गया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरा चश्मा ठीक कर देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतना सुनते ही उसकी बहू बीच में जोर से चिल्लाई, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो है नहीं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। ऐसा ना जाने कितनी बार हुआ। जब कैलाश बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे, अपने अतीत में झांकते हुए कैलाश बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके बुजुर्ग मित्र राधे श्याम जी आते हुए दिखाई दिए। राधे श्याम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर कैलाश बाबू बोले, क्या बात है राधे श्याम, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। तभी राधे श्याम जी बोले, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फ़ोन आया था कि वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधे श्याम जी की बात सुनकर कैलाश बाबू कुछ परेशान हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, वह साल में सिर्फ कुछ देर के लिए मिलने आएगा और तुम उसी के लिए खुश हो रहे हो। तभी राधे श्याम जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कैलाश बाबू उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। वह सोचने लगे कि यह किस्सा केवल उनके साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं हुआ है। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है। सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह से कोई अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम में नहीं आता। जब तक कोई व्यक्ति अंदर तक टूट न जाए, वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के साथ समय को ढाल देते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हमेशा अपने बच्चों, बेटे बहू और पोतों पोतियों को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। घर के प्रति लगाव तो हैं, लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए गाँव भी हैं। कैलाश जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वह कुछ देर कविता लिखने बैठ जाते हैं। एक दिन जब वह एक कागज पर अपने विचार को कविता का रूप दे रहे थे, तो अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई।
इसी समय वृद्धाश्रम का संचालन उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई, कैलाश बाबू। इस पर कैलाश बाबू थोड़ी हड़बड़ाहट में कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख देते हैं और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए। संचालक ने कहा, कैलाश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। ये बात सुनकर कैलाश बाबू हैरान हो गए। उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। वह सोचने लगे, आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब वह ऑफिस में गए तो इस दौरान उनका 5 वर्षीय पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू कहते हुए जड़ से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। ये देखकर कैलाश बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक जो भी दर्द सहकर वह वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया कि ये वक्त अपने निर्णय पर मजबूती से टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गुस्से से अपने बेटे की ओर देखा और बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। उनका बेटा बोला, पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उनके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। अगर आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी कैलाश बाबू बोले, देखो, मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। इस पर उनका बेटा कहने लगा, पिताजी, आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी में आएंगे। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तब कैलाश बाबू बोले, अच्छा, तो आज मेरे पोते के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बुला रहे हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। उन्होंने गुस्से में कहा, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, ये कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जब जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाने आ गए, वरना इतने महीने से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी मिलने नहीं आए। इतना दूर रहा कि फ़ोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। ये तक नहीं पूछा कि मैं घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों आ गया। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कैलाश बाबू अपने कमरे की ओर चल दिए। उनका बेटा और बहू दोनों ने आपस में योजना बनाई कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम उन्हें घर लेकर जा सकते हैं और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत बनाकर कैलाश बाबू के पास चले गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी, माफ़ कर दो, आज आपके पोते का जन्मदिन है। क्या आपको उनके खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतना सुनते ही कैलाश बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर कैलाश बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन बेटे और बहू की करतूतों के कारण वह घर नहीं जाना चाहते थे। फिर भी गोलू की बात मानकर उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन समाप्त होगा, मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे छोड़ने आओगे। बेटा और बहू इस बात के लिए तैयार हो गए। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिले जुले। कैलाश बाबू के पुराने मित्र भी उनसे बहुत समय बाद मिले, लेकिन कैलाश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह हंसते मुस्कुराते पूरी पार्टी का आनंद उठा रहे थे, परंतु उनके मन में कई विचार चल रहे थे। वह सोच रहे थे कि कल वह अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज देने वाले हैं, उनकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
जब पार्टी समाप्त हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय कैलाश बाबू घर पर ही रुक गए। जब वह अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी सुधा की यादों में खो गए। आप बिना 2 रोटियों से क्या पेट भरता है, एक रोटी तो और लीजिए, अभी गरम सेक रही हूँ। अरे नहीं सुधा, मेरा पेट भर चुका है, और कितना खिलाओगी। अपनी पत्नी को याद करते करते कैलाश बाबू सोचने लगे, एक सुधा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से नहीं उठाने देती थी, और एक ये बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। इन्हीं विचारों में खोए कभी रोते तो कभी मुस्कुराते हुए कैलाश बाबू सो गए। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए, बहू रेखा बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वर्ध आश्रम छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना ले, इसीलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। कैलाश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। जैसे ही वृद्धाश्रम जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, उन्होंने देखा कि उनकी बहू रेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन वह सोचने लगे, चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। कैलाश बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल के लिए अपने घर को निहारते हैं और फिर सोचते हैं, ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले वहीं रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो घर पर रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने मन पसंद का काम करता हूँ। वहाँ किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी, बेटा बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। कैलाश बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वे दोनों अपने कार में बैठने ही वाले थे। कैलाश बाबू की आवाज़ सुनकर रुक गए। उन्होंने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनका बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल दिए। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर कैलाश बाबू वहां काम करने वाले एक व्यक्ति से बोले, जानकी जी को बुलाने को कहिए। जानकी जी जैसे ही बाहर आई, कैलाश बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह गया। बहू रेखा की तो जैसे हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रेखा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही होंगी। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि आप वृद्धाश्रम में हैं। मैं उनसे कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ हैं, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि आप तीर्थ यात्रा पर गई हैं, इसलिए मैंने मान लिया कि आप तीर्थ यात्रा पर गई हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बातें सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। उन्होंने मुझे 1 महीने पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। रेखा ने कहा, लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता तो सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? जानकी जी ने कहा, मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने ससुर जी को यहाँ देखा। यह सुनकर रेखा को सब समझ में आ गया। उसने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने और तुम्हारी भाभी ने में कोई फर्क नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारी भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहकर जानकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो।
अगर मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाल दिया है। इस तरह मिलकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे समय को तुम्हारी माँ कहने में भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को। अपनी माँ की बातें सुनकर रेखा का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैंने अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वही मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। जानकी जी बोली, तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी रोहन ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। लेकिन कैलाश बाबू और जानकी जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा, हमें अब अपने बेटे बहू या बेटी के पास नहीं रहना, हम वृद्धाश्रम में रहकर ही खुशी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु कैलाश बाबू और जानकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी नहीं जान बची कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर कैलाश बाबू और जानकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। रेखा और रोहन माँ से माफ़ी मांगते हुए अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज़ रखा था जो शायद उनकी जेब से गिर गया था। जब रोहन ने उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी थी। क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आई? हाँ मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आई। जब जिंदगी अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाती हैं, शरीर का काम नहीं करता, केवल सांसें आती जाती हैं। हाँ मैंने देखा है मौत से पहले भी मौत आई है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रोहन ने दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। उधर रेखा अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर सदमे से उबर नहीं पाई, परंतु आज उन दोनों के पास पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व माता पिता की वजह से है और माता पिता वृद्धाश्रम में संतान की वजह से हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।